प्रिय विद्यार्थियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। आपको मैट्रिक्स दी हुई है और इसका इन्वर्स निकालना है और उसके बाद ये प्रूव करना है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले सारणिक ए की वैल्यू निकालते हैं। सारणिक ए की वैल्यू निकालने का 2 इंटू 2 का सबसे बेस्ट तरीका है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 प्लस बी सी। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी। बी सी से बी सी कैंसिल। सारणिक ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब निकालते हैं हम सेकंडज। क्या निकालेंगे, सेकंडज एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका ये है कि इन दोनों को तो हम चेंज कर लेंगे। इस ए को तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, और इस 1 प्लस बी सी अपॉन ए को यहाँ, इनके चिन्ह चेंज, माइनस बी और माइनस का सी। इसलिए ए इनवर्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन, सारणिक ए की वैल्यू भी 1 है तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है। तो यही आंसर हो जाएगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और ए। ये तो हमारे आ गया ए इनवर्स की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में पूछी हुई थी। अब हमें सिद्ध करने वाला काम करना है। पहले हम क्या कर लें, आरएचएस को सोल्व कर रहे हैं। देखो आरएचएस को सोल्व करेंगे। आरएचएस को सोल्व करने के लिए ये आई है और आई की वैल्यू इकाई मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। इसको अंदर गुणा करेंगे तो मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, इतने के आंसर लिख दिया। माइनस ए और इस कैपिटल ए की वैल्यू ये है, ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, तो माइनस का ए स्क्वायर 0, माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का ए बी 0, माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करते ही ए कैंसिल होगा, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो -1 माइनस बी सी। अब ध्यान देना, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ 1 से 1 चला गया, बी सी से बी सी चला गया, तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है कि 1 प्लस बी सी, 1 पहले लिख लिया प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और ये ए स्क्वायर। इन 3 एलिमेंटों में तो ए है, ऊपर वाले में ए नहीं है, कोई बात नहीं, हमें ए कॉमन लेना है क्योंकि एलएचएस साइड में स्मॉल ए बाहर है। जब आप ए को कॉमन लेते हो, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो भाग देते ही 1 प्लस बी सी अपॉन ए और ये माइनस बी, ये माइनस सी और ये ए, और समीकरण 1 है ये। आप कॉपी में ऐसे मत करना, पर ये जो मैंने डॉटेड से कवर किया है वो समीकरण नंबर 1 है, चेक कर लो। 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी ए, तो ये किसकी वैल्यू थी, ए इनवर्स की वैल्यू थी, तो हम इसको लिख देंगे ए और ए इनवर्स। यही हमारी कौन सी साइड थी, एल एच एस, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 3 चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और यहाँ इनके गुणांक हैं वो 1 1 1 है। यहाँ ए बी है, आपकी बुक में यहाँ सी नहीं लिखा हुआ है, आपकी बुक में यहाँ प्लस जेड सीधा लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको ये मिस प्रिंट है, यहाँ क्या करना है, सी करना है, और उसके बाद बाकी ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड बराबर के स्क्वायर, बाकी पूरा सेम है। तो यहाँ सी करने के बाद आप क्रेमर नियम से जब इनको सोल्व करोगे, तो क्रेमर नियम से जब सोल्व करते हैं तब सारणिक बनाते हैं, और सबसे पहले वाली सारणिक का नाम देते हैं डेल, और डेल से कौन सी सारणिक बनाते हैं, चरों के गुणांकों से बनाते हैं, एक्स वाई जेड के गुणांक। एक्स के गुणांक 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर लिख लिया। इसी प्रकार डेल 1 1 लिखते वक्त
जो पहला कॉलम है वो क्या बन जाता है, सिर्फ बराबर के बाद वाला जो कांस्टेंट टर्म है 1 स्क्वायर लगा दिया। बाकी सेम, del 2 लिखते ही दूसरा कॉलम ये बन जाता है, del 3 लिखते ही तीसरा कॉलम ये बन जाता है, और बाकी सभी क्या रखते हैं, del वाले ही रहते हैं, जैसा हमने क्रेमर नियम में पढ़ा था। अब हम इसके आंसर निकालते हैं और इनके आंसर निकालने का तरीका देख लेते हैं। आप चाहो तो इसको संक्रियाएं लगा के निकाल सकते हो, आप संक्रियाओं से नहीं निकालते, संक्रिया लगा लो, सही रहेगा। देखते हैं, सबसे पहले 1 - 1 ये 0 बन जाएगा। 0 बनाने के लिए C1 टेंडिंग टू C1 - C2, इसमें से ये घटाते ही 0। अब इसमें से ये घटाते ही 0 बनेगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा C2 टेंडिंग टू C2 - C3। तो आपका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। 1 - 1 0, a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं पहले ही क्या कर दूं, a - b और a + b लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 0, b - c, और इसको लिखूंगा b - c, और आप अधिकतम 2 संक्रियाएं एक साथ लगा सकते हो। अब देखते हैं, एक c स्क्वायर, इसमें से a - b कॉमन आ रहा है, इसमें से b - c कॉमन आ रहा है। आप यहाँ लिख देना, a - b कॉमन ले लेंगे, b - c कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 0 1 a + b, 0 1 b + c, और 1 c और c स्क्वायर। देखो फर्स्ट रो के अंदर 2 0 बन गए, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो उस एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्लोज, ध्यान देना, ये क्लोज, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे b + c, फिर माइनस का साइन, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b, b से b कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, c - a आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या बन जाएगा, a - b, b - c, c - c। एक तो मैंने पूरा तरीके से कर लिया है, पर बाकी del 1, del 2, del 3 भी सेम इसी के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। इसी के अकॉर्डिंग का मतलब ये है, ध्यान ये रखना कि इसमें a की जगह यहाँ की सिर्फ क्या आया है, k आया है, बाकी तो सेम है। तो आपके डेल के आंसर में जहाँ a नज़र आता है वहाँ आप क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो। तो सीधा लिख लो, बोलो k - b, b - c और k - a। इसी प्रकार यहाँ देखो, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, b की जगह k आया है, तो इसी आंसर में b की जगह क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं। तो a - k, इसके बाद k - c, इसके बाद c - a। इसी प्रकार del 3 की वैल्यू, del और del 3 में क्या चेंज है, a समान है, b समान है, तो c की जगह क्या लिखना है, k लिखना है। इसमें जहां आपको c नजर आता है वहां k लिख लो, तो a - b, b - k, और इसमें k - a। पहले वाले में मैंने a की जगह k लिखा, दूसरे वाले में b की जगह k लिखा, और तीसरे वाले में c की जगह k लिखा। न लिखें तो फिर करेंगे तो इसी तरीके से, पर थोड़ा सा क्या होगा, फिर बड़ा होगा। तो इससे बचने के लिए हम इसलिए x की वैल्यू क्या होती है क्रेमर नियम में, del 1 del, y की वैल्यू क्या होती है, del 2 del, और z की वैल्यू क्या होती है, del 3 del। इनके जो आंसर हैं वो पुट करो। यहाँ देखो a - b, b - c, c - a, ये del की वैल्यू है। यहाँ पुट करता हूँ a - b, b - c, c - a। ऊपर del 1 है, del 1 की वैल्यू क्या थी, k - b, उसके बाद b - c, उसके बाद c - k। एक ब्रैकेट तो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, जो बाकी बचा वो x का क्या है, मान है। x का आंसर कितना आ गया, k - b, c - k अपॉन में a - b और c - a। ठीक इसी प्रकार ये निकालेंगे। जब आप इस del 2 में इस del के आंसर का भाग देते हो तो सिर्फ c - a कैंसिल होगा, ऊपर तो ये आएगा,
ए माइनस के और के माइनस सी, और नीचे क्या आएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी। सेम इसी प्रकार आप डेल 3 की वैल्यू लिखोगे तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी माइनस के माइनस ए, और अपोन में क्या बचेगा ए माइनस बी कैंसिल होने के बाद बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये एक्स वाई जेड के क्या हैं हमारे मान हैं। सेम ध्यान ये रखना है आपको कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों का आंसर अलग अलग मत निकाला करो, क्योंकि इससे अच्छा ये है कि ये कैंसिल हो जाए और हमारा आंसर इसको देखते हुए आप ए की जगह के करना है या बी की जगह के करना है या सी की जगह के करना है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लेना। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 17 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है और आपको ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। पहले सारणिक ए की वैल्यू निकालते हैं। एक ये पूरे क्लॉज माइनस के 12, फिर माइनस का साइन, ये प्लस के 6 हो जाएंगे, फिर माइनस के 2, ये क्लॉज माइनस का 8, फिर माइनस का साइन और माइनस के 6, उसके बाद ये माइनस का 3, ये क्लॉज माइनस के 6 और माइनस के 9। अब ध्यान देना सारणिक ए की वैल्यू माइनस के 12 प्लस के 6 तो माइनस के 6 बच गए, माइनस के 14 माइनस के 2 तो प्लस के 28 हो गए, उसके बाद माइनस के 15 माइनस के 3 प्लस के 45 हो गए। अब ध्यान ये रखना है 28 में से 6 जाते ही कितने बचेंगे 22 बचेंगे, और 22 को जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 22 को जब ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 67। ये आ गया हमारे पास सारणिक ए का मान। हमें निकालना है सेकंडज, और सेकंडज मतलब एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट निकालते वक्त ये तो सेम है ही, माइनस का 6 माइनस के 14 माइनस के 15, ये तो लिख लिए। ये तो पहले वाले तो फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, अब इनके निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो ये क्लॉज माइनस 8 और माइनस के 9 तो माइनस के 17, उसके बाद ये क्लॉज माइनस के 4 प्लस के 9 तो कितने बचेंगे 5, उसके बाद लास्ट वाला तो माइनस के 3 माइनस के 6 तो माइनस के 9। अब बात करते हैं इसकी, ये पूरा क्लॉज 4 माइनस प्लस 9 13 हो जाएगा, उसके बाद ये क्लॉज 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, लास्ट वाला 3 माइनस 4 माइनस का 1। हमें चिन्ह बदलने हैं, ध्यान रखना एडजॉइंट निकालते ही हमें क्या बदलने हैं, चिन्ह बदलने हैं। चिन्ह किस प्रकार बदलेंगे, इसका नहीं बदलेंगे इसका बदलेंगे, इसका बदल दिया तो इसका नहीं बदलेंगे, इसका बदल देंगे, इसका नहीं बदलेंगे, इसका बदल देंगे, इसका नहीं बदलेंगे, इसका बदल देंगे और इसका नहीं बदलेंगे। एक का बदलेंगे, एक का चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये चिन्ह हमेशा अल्टरनेट बदलते हैं। अब हमें इसलिए ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई 1 सारणिक ए कितना है 67, और ये माइनस के 6 17 13 14 5 माइनस 8 माइनस के 15 9 और माइनस का 1। ये आपके पास क्या आया है ए इन्वर्स आया है। हमें इनकी सहायता से इनको हल करना है, सहायता से हल करना है। सहायता नाम लिखा हुआ आए तो आप पहले ये ध्यान दो कि इनके गुणांकों से कहीं ये मैट्रिक्स तो नहीं है। इनके गुणांक देखो 1 2 और -3 1 2 और -3 2 3 2 2 3 2, इसका मतलब सेम है, ये पूरी मैट्रिक्स सेम है। तो पूरी मैट्रिक्स सेम है तो समीकरणों से मैं सीधा लिख रहा हूँ, समीकरण से ax बराबर क्या होता है b। a तो ये दिया हुआ है, x है वो चर होते हैं x y z, b होते हैं वो बराबर के बाद वाली वैल्यू होती है। अब देखते हैं तो x बराबर क्या होगा, ये a आगे जाएगा तो क्या बनेगा a इन्वर्स b। इन्वर्स वाला पद हमेशा पहले रखना है। तो x बराबर a इन्वर्स की वैल्यू कितनी होती है 1/67, और ये कितना है -6 17 13 14 5 -8 माइनस के 15 9 और माइनस का 1। और b की वैल्यू कितनी है वो लिख लो, b की वैल्यू होती है ये कांस्टेंट टर्म
-4, 2 और ये 11। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। x बराबर इनका मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, 1/67 है वो तो बाहर लिख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 को -4 से करते ही प्लस का 24, 17 को 2 से करते ही प्लस के 34, उसके बाद 13 को 11 से करते ही कितना आएगा, 13 एकम 13 हासिल का 1, 13 एकम 13 और 1 14 प्लस का, ये हो गए। अब बात करते हैं इसकी, 14 को 4 से करते ही कितना आएगा, -56, फिर उसके बाद 5 को 2 से करते ही प्लस का 10, उसके बाद -8 को 11 से करते ही -88। अब बात करते हैं इसकी, -15 को 4 से करते ही 60, उसके बाद 9 को 2 से करते ही प्लस के 18, उसके बाद -1 को 11 से करते ही -11। तो x बराबर 1/67। ध्यान देना इन तीनों का जोड़ करना है, 4 4 8 और 3 11, कितना हो गया हासिल का 1, 4 3 7 और 2 9, 1 हासिल का 10, हासिल की फिर 1 और 1 ये 201। अब बात करते हैं -56 और -88, माइनस ये +10 कर देंगे, -78 ही बचेंगे। -56 और -78 कितने हो जाएंगे, -134। ये देखो 78 में से जब आप 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 67। ये अब इस x की वैल्यू क्या होती है, x y z, और इस 67 को जब आप अंदर डिवाइड करोगे, 201 में जब आप 67 का भाग देते हो, 134 में जब आप 67 का भाग देते हो और 67 में 67 का भाग देते हो, तो पूरा कैंसिल हो रहा है। ये सभी से कितना कितना आएगा, ये तो 3 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये 1 आएगा। तुलना कर लो, ये x y z के मान हैं, x का मान 3 है, y का मान -2 है और z का मान 1 है। देखो, जब मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जब आपको A इनवर्स पूछा हुआ हो पहले, फिर समीकरण दी हुई हो, तो आप आव्यूह सिद्धांत से ही सरल करो, क्योंकि इनवर्स तो हमने निकालना पड़ेगा, वही इनवर्स आगे काम ले लेंगे। अगर ये न दिया होता, सिर्फ इतना ही होता और फिर कहता कि इनको हल करो, तो आप किससे सोल्व करते, क्रेमर नियम से, क्योंकि फिर तो उससे जल्दी होगा इसकी बजाय इनवर्स निकालने की बजाय। तो ये बात ध्यान रखना, जब इनवर्स की कहे तब तो आव्यूह सिद्धांत से ही सरल करो, और जब इनवर्स की न कहे, सीधी समीकरण आपके पास दी हुई हो, तो आप क्रेमर नियम से सोल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है वो देखो, ये एक मैट्रिक्स है और ये x भी एक मैट्रिक्स है, इनका गुणा करने पर आंसर यह आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ। मैं 5वीं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को 3री एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी आंसर निकाल सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अब देखते हैं, इसको a मान लिया, इसको x मान लिया और बराबर के बाद क्या कर लिया, b। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक काम करें, दोनों तरफ a इनवर्स से क्या कर लें, गुणा। a इनवर्स से क्या कर लिया, गुणा। यहाँ लिख देना, a इनवर्स से गुणा करने पर, a इनवर्स से गुणा करते ही a से a कैंसिल। बस बात एक ध्यान रखनी है आपको, a इनवर्स से आपने आगे गुणा किया है, इसका मतलब इस b में भी आपको a इनवर्स से आगे गुणा करना है, कभी भी पीछे मत कर देना। अगर पीछे से हटाना होता तो हम पीछे से गुणा कर देते, ये बात ध्यान रखनी है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a इनवर्स b। अब हम बात करते हैं a का a इनवर्स निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ, a इनवर्स बराबर 1/, सारणिक a इंटू एडजॉइंट a। सारणिक a की वैल्यू बोलो, यहाँ से इसको a माना है तो -2, फिर माइनस का साइन, प्लस के 12 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 10। अब निकालते हैं एडजॉइंट a। एडजॉइंट a में ये दोनों तो परस्पर अपना स्थान बदलते हैं और इन दोनों के चिन्ह बदलते हैं।
ये 4 प्लस का हो जाएगा और ये 3 माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन सारणिक ए की वैल्यू 10 और ये माइनस के 2 4 माइनस 3 और 1। ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 ये है तो x बराबर ए इनवर्स है सबसे पहले, तो ए इनवर्स है तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/10 माइनस 2 4 माइनस 3 1 और फिर b की वैल्यू कितनी है ये माइनस के 16 माइनस के 6 7 और 2 करो x बराबर 1/10 प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई होती है, माइनस के 2 माइनस के 16 तो प्लस के 32 हो जाएंगे, 4 को 7 से करते ही 28, उसके बाद माइनस 2 को इससे करते ही प्लस के 12 और 4 को इससे करते ही 8। अब इसकी बारी आ गई माइनस 3 को इससे करते ही 48, 1 को 7 से करते ही 7। अब इसकी बारी आ गई प्लस के 18 और 1 को 2 से करते ही 2। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1/10 है, जब आप ये जोड़ोगे तो कितना होगा 60, ये जोड़ोगे तो कितना होगा 20, ये जोड़ोगे तो कितना होगा 55 और ये जोड़ोगे तो कितना होगा 20। अब जब आप इस 10 का भाग अंदर देते हो तो ये कितना हो जाएगा 60/10 6, 20/10 2, 55/10 जो भी कटता है वो कटने के बाद लिख देना, 20/10 2। 5 की टेबल में ये 11 बार आते हैं और ये 2 बार आते हैं, तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 2 11/2 और 2। आप इस प्रकार x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 था। इसी क्वेश्चन को आप और तरीका भी है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप ये लिख देते लेट कैपिटल X बराबर ABCD लिख दिया। अब इसमें पुट करो क्वेश्चन में प्रश्नानुसार लिखो और देखो 1 माइनस 4 3 माइनस 2 और यहाँ लिख देता हूँ मैं ABCD और इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए माइनस के 16 माइनस के 6 7 और 2। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा A माइनस के 4C B माइनस के 4D उसके बाद 3A माइनस 2C उसके बाद 3B माइनस 2D उसके बाद देखो आगे माइनस के 16 माइनस के 6 7 और 2। तुलना करो, जैसे ही आप तुलना करोगे तो A माइनस 4C की वैल्यू माइनस के 16 है और 3A माइनस 2C की वैल्यू, ध्यान देना 3A माइनस 2C की वैल्यू कितनी है 7 है। अब एक बात ये रखना, ये माइनस के 4C है, ये माइनस के 2C है, मैं इस समीकरण को किससे गुणा कर देता हूँ 2 से, ताकि यहाँ क्या बन जाएगा 6A माइनस 4C बराबर कितना हो गया 14। यहाँ माइनस के 4C, यहाँ भी माइनस के 4C, मैं इस समीकरण को इस समीकरण में से घटा लेता हूँ। जब यहाँ समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में से 2 क्या करनी है घटानी है, 1 में से 2 क्या करनी है घटानी है। तो A माइनस 4C बराबर माइनस के 16, 6A माइनस 4C बराबर 14। जब आप घटाओगे तो घटाने का नाम जब जबान पे आता है तो चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं, ये चिन्ह चेंज करेंगे। ये लो 4C से 4C क्या हो गया कैंसिल आउट, ये कितने हो गए माइनस के 5A और ये कितना हो गया माइनस के 30। आपका आंसर आएगा 6। A की वैल्यू कितनी आ गई 6। A की वैल्यू 6 आपकी, 6 आप कहाँ रखते हो यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो तो ये 6 आगे जाते ही माइनस का होगा, माइनस 16 माइनस 6 माइनस के 22, माइनस के 22 हो गए तो 4C बराबर माइनस के 4C बराबर 22, तो C बराबर 22/4 11/2। जैसे ही काटोगे तो आपका C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/2। ठीक इसी प्रकार तुलनात्मक अध्ययन इनका करते हैं B और D का। B माइनस 4D इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 6। 3B माइनस 2D 3B माइनस 2D इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है। देखो इसी को 2 से गुणा कर देता हूँ, इसी को 2 से गुणा करते ही 6B माइनस 4D बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ। समीकरण 1 में से दूसरी माइनस करते हैं तो यहाँ देखो समीकरण 3 में से क्या करनी है 4 माइनस करनी है। आप यहाँ पूरा लिखना, समीकरण 3 में से 4 घटाने पर
यहाँ देखो b माइनस 4d की वैल्यू माइनस का 6 है और 6b माइनस 4d की वैल्यू 4 है। चिन्ह बदलोगे, चिन्ह चेंज करेंगे, घटाने पर ही चिन्ह चेंज होते हैं, जोड़ने पर कभी भी चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। 4d से 4d कैंसिल, b में से 6b गए तो माइनस के 5b, ये माइनस का 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। d की वैल्यू 2 यहाँ रखना, 2 को 4 से गुणा करते ही 8, माइनस का 8 आगे जाते ही प्लस का 8 में से 6 गए 2, तो b की वैल्यू भी कितनी आएगी 2। ध्यान ये रखना कि ये देखो ए बी सी डी की वैल्यू, यही वैल्यू ए बी सी डी निकाली है, तो इसलिए x बराबर आपने ए बी सी डी माना था तो ए बी सी डी के मान रखो, a का 6, b का 2, c के 11/2 और d का 2। यही आंसर तो अब आए हैं और यही आंसर थोड़ी देर पहले आए थे। दोनों में देख लो समानता है क्या? समानता है तो हम चाहे इस तरीके से करें क्वेश्चन को, चाहे इस तरीके से करें। ये तो कौन सी एक्सरसाइज का बन गया? तीसरी का। और ये कौन सी का बन गया? 5वीं एक्सरसाइज का। ध्यान ये रखना है कि दोनों में इसमें इन्वर्स निकाल के मैंने काम किया है और इसमें सीधा वैल्यू मान के काम किया है। आंसर से कोई फर्क नहीं आएगा। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 19 दो तरीके से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपको रेखिक समीकरणें दी हुई है, ए और बी का मान निकालना है और बात ये कही हुई है कि इस रेखिक समीकरणों के अनंत हल हैं। देखो अनंत हल होने की शर्त क्या थी? मैं सबसे पहले ये लिख रहा हूँ, अनंत हल होने की शर्त डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3 सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तभी हल कितने होंगे? अनंत होंगे। अगर अकेले डेल की वैल्यू 0 होती है और बाकी की वैल्यू 0 नहीं होती, तब तो उसका कोई हल संभव नहीं है, जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 11 में पढ़ा था। और अनंत हल वाला एग्जाम्पल भी था, एग्जाम्पल नंबर 10 का दूसरा पार्ट था। तो इसी प्रकार अनंत हल होने की शर्त ये होती है कि सभी सारणिकों का मान 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्रेमर नियम से, मैं क्रेमर नियम से डेल बराबर 0 कर रहा हूँ। डेल बराबर 0 करता हूँ तो डेल की वैल्यू क्या होगी? एक्स वाई जेड के गुणांक 2b 5, उसके बाद 1 - 2 - 5, उसके बाद 1 1 इनके गुणांक 1 1 माने जाते हैं बराबर 0। उसके बाद ये यहाँ सोल्व कर लेंगे। अब डेल 1 की वैल्यू 0 कर रहा हूँ मैं। डेल 1 की वैल्यू 0 करते ही देखो डेल 1 लगाते ही पहला कॉलम चेंज होगा और पहले कॉलम में क्या आएगा? 4 - 2 - 2 और बाकी सेम रहेगा। 1 - 2 - 5, A1 1 बराबर 0। सभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमने ये सारणिक लिखी है, इस सारणिक में सिर्फ A अकेला है और इसको सोल्व करते ही A की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं और फिर इसको सोल्व कर लेंगे A की जगह पुट करके। तो अब देखते हैं, जैसे ये सोल्व करोगे तो 4 ब्रैकेट, ये क्लोज, ये क्लोज, -2 माइनस का साइन, ये प्लस के 5 हो जाएंगे। उसके बाद माइनस का 1, ये क्लोज, ये क्लोज, -2, ये क्लोज, ये क्लोज, माइनस के 2 और ये माइनस लगा दिया पर प्लस के 2 हो जाएंगे। अब प्लस का A, तो ये कितने हो गए? 10 - 4 और बराबर के बाद 0। ध्यान देना, 5 में से 2 गए 3, 3 को 4 से गुणा करते ही 12, ये 0 हो ही गए। 10 में से 4 गए 6, प्लस 6A बराबर 0। तो 6A बराबर माइनस के 12, तो A बराबर माइनस के 2। A की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। क्या बचा है? सिर्फ B बचा है। आप चाहो तो इस A को -2 यहाँ लिख लो। आप एक स्टेप और बढ़ा देना कॉपी में, इसको करेक्शन न करो तो। अब सॉल्व कर लो इसको। जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो 2 ब्रैकेट -2 माइनस करेंगे, प्लस का 5 हो जाएगा। उसके बाद -1, ये B -5, उसके बाद -2, ये पूरा
माइनस का 5b और माइनस का साइन करते ही प्लस का 10 हो जाएगा और बराबर के बाद 0। ध्यान देना 5 में से 2 गए 3, 3 को 2 से गुणा करते ही 6, माइनस 1 को अंदर गुणा करते ही माइनस b प्लस 5, माइनस 2 को अंदर गुणा करते ही प्लस का 10b, माइनस 2 को अंदर गुणा करते ही माइनस का 20 बराबर 0। 10b में से 1b गया, कितने b बचेंगे 9b। अब ध्यान देना 6 और 5 कितने हो गए 11 और 11 में से 20 गए माइनस के 9, आगे जाते ही प्लस के 9, तो b बराबर 9/9। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये तो a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। यही हमें क्या करना था, निकालना था। बस यही ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन दिखते ही हम घबरा जाते हैं। अब क्या करेंगे, अनंत हल होने के लिए b क्या होता है, अनंत हल होने के लिए प्रत्येक सारणिक का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। उससे आप, मैंने डेल और डेल 1 से बना ली, आप में से आप डेल 2 और डेल 3 को भी लेके बना सकते हो आंसर, कोई ज़रूरी नहीं है। उससे निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज नंबर 5 के टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। धन्यवाद।